नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर जी नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले किसानों की बात। पहले कोरोना वायरस, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद लोकस्ट अटैक, कई अनदेखी परेशानियां रहीं। क्या है आगे रास्ता ताकि उनको सहूलियतें मिले? ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसलिए किसी भी सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वो कृषि को प्रधानता दे। हम ग्रामीण और कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसकी ताकत को समझें और उसके अनुसार अपने कार्यक्रमों को तय करें। अगर ये बहुत पहले से हुआ होता तो मैं समझता हूँ कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियाँ आज दिखाई दे रही हैं उन चुनौतियों का समाधान काफ़ी पहले हो गया होता। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित हैं। उनकी सरकार के निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब और किसान हमेशा रहते हैं। इस वजह से मोदी सरकार ने गत 5-6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र के लिए अनेक निर्णय किए हैं। उससे कृषि के क्षेत्र में समृद्धता बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, काम करने के प्रति उत्साह जगा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की, तब से लगातार मिशन मोड पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसी बीच में किसानों को अब तक का सबसे बड़ी आय सहायता पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। आमतौर पर लोग कर्ज माफ़ी की बात करते हैं। कर्ज माफ़ी किसान की समस्या का हल ना था, ना है, ना आने वाले कल में होगा। इससे पहले भी कभी कर्ज माफ़ी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी कर्ज माफ़ी कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी के पैकेज की बराबरी कर सके। आज पीएम किसान के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और अभी एक वर्ष में 72,000 करोड़ रुपया किसान के अकाउंट में जा चुका है। एमएसपी पर खरीद की बात बहुत होती थी, लेकिन एमएसपी का जो रेट है उसमें किसान की लागत भी नहीं निकलती थी। किसानों की मांग हमेशा बनी रहती थी, एमएसपी मुनाफेदार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और अब एमएसपी किसान की लागत को जोड़ने के बाद उस पर 50% मुनाफा तय करने के बाद घोषित की जाती है और ये एमएसपी लगातार घोषित की जा रही है। इसी 50% मुनाफे के साथ एमएसपी पर हमने रबी की खरीद की। अभी खरीफ की दरें भी हम लोगों ने घोषित की हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा को परिमार्जित किया, स्वैच्छिक बनाया, लाभप्रद बनाया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ। उसके विरुद्ध जहाँ जहाँ किसान का नुकसान हुआ वहाँ 64,000 करोड़ रुपया उनको मुआवजे के रूप में भुगतान किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कृषि का क्षेत्र ये ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र की ताकत अपेक्षा के अनुरूप बढ़ी तो देश किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार होगा
और हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि, किसान, गांव और गरीब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये क्षेत्र भूमिका का निर्वाह कर सके, इसके लिए मोदी सरकार दिनों दिन निर्णय कर रही है। उन निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप हम इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाने में सफल होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा एक ब्राइट स्पॉट हमने देखा एग्रीकल्चर कृषि सेक्टर का, जो हमने ग्रोथ रेट्स देखे उसमें भी, कोरोना वायरस पैंडमिक उसके बाद लॉकडाउन के बाद भी। लेकिन जो टिड्डियों का जो खौफ रहा, अभी एक यूएन रिपोर्ट कहती है कि जुलाई तक ऐसा हो सकता है और 7 राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। किस तरह से जो इंसेक्ट इन्वेजन है इसको आगे हम रोकेंगे सर? देखिए, टिड्डी भी एक प्रकोप है। पिछले वर्ष टिड्डी आई थी और हमारी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंतर्गत उस टिड्डी पर भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया था। उस समय यूएन के मेंबर आए थे जो इस व्यवस्था को देखने के लिए। उन्होंने हिंदुस्तान के अधिकारियों ने जो टिड्डी को मारने की रणनीति बनाई और उसको जल समूह से नष्ट किया, उसकी बहुत प्रशंसा भी उन्होंने की थी। पिछले बार जब टिड्डी आई तो 28 साल बाद आई थी, इसलिए एकदम राज्य भी उतनी तैयारी में नहीं थे। लेकिन केंद्र ने और हमारी अधिकारियों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इसलिए पिछले बार गुजरात में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, राजस्थान में थोड़ा नुकसान हुआ और उसके लिए एनडीआरएफ से हम लोगों ने 68 करोड़ रुपया किसानों के नुकसान की भरपाई राजस्थान में की। लेकिन तब से ही अंदेशा था कि इस बार टिड्डी का आक्रमण पहले से 2.5 गुना अधिक होगा। तो इसलिए हमारे कृषि मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर एक हाई लेवल मीटिंग की। ज़्यादा आएगा तो कैसे निपटेंगे, कहाँ गैप्स हैं, तो उससे राज्यों की भी ताकत बढ़ाने का प्रयत्न किया और हमारे अपने गैप्स भी बहुत दिन में जो हो गए थे उनको भी भरने का प्रयत्न किया। आज भारत सरकार की 45 टीम लगभग मैदान में हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सभी जगह जहाँ जहाँ लोकस्ट आता है वहाँ उसको मारने का प्रयत्न और नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम लोगों ने पिछले दिनों यह निर्णय भी किया था कि हम अपनी मेन पावर भी बढ़ाएंगे, अपनी वाहन की ताकत भी बढ़ाएंगे और मशीन को भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो राज्यों की मशीन की ताकत बढ़े, इसके लिए राज्यों को हम लोगों ने आर्थिक मदद भी की है और उनका ट्रेनिंग भी कराया है और आज राज्य बहुत तत्परता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ इस काम में लगे हुए हैं। हम लोगों को 60 और मशीन लगती थी इस संकट से निपटने के लिए, तो हम लोगों ने उन मशीन को चिन्हित भी किया और उस मशीन खरीदने के लिए ऑर्डर भी ब्रिटेन को किया। ब्रिटेन की कंपनी वो मशीन बनाती है, तो ऐसी 60 मशीनें जो स्प्रे करने के काम आती हैं उनको खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया था, पेमेंट भी कर दिया। लॉकडाउन के कारण वो डिलीवरी लेट हो गई। अभी उसका लॉट एक 11 जून को आएगा, दूसरा 25 जून को आएगा और 9 जुलाई को पूरी 60 मशीनें आ जाएंगी। और इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर से जो स्प्रे हो सके उसके लिए भी 4 मशीनें ऑर्डर की हैं, वो भी आई नहीं है। हेलीकॉप्टर का उपयोग कर सकें इसके लिए हम लोगों ने वायुसेना से बात करके रखी हुई है। वो जैसे मशीनें आएंगी तो हेलीकॉप्टर का भी उपयोग करेंगे। अभी हम लोगों ने ड्रोन का उपयोग किया
और उसका भी काफ़ी फ़ायदा नियंत्रण करने में हुआ है। और मुझे लगता है कि जो तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में सफल होंगी कि टिड्डी आएगी तो किसानों का कम से कम नुकसान कर पाए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं तोमर जी और बात करते हैं जो अध्यादेश लाई सरकार, एपीएमसी में जो संशोधन हुआ, इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में हुआ, कितना फ़ायदा किसानों को? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान है, इसलिए कृषि के क्षेत्र के लिए जो रिफॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कृषि के क्षेत्र में जो तकलीफ़ है उसका एक मूल कारण है, वो यह है कि निजी क्षेत्र का निवेश वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं हो पाता। कानूनी बाध्यताएं हैं, कहीं कानून नहीं है, इंस्पेक्टर राज है, किसान को अपने उत्पाद को बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। कुछ कानून ऐसे हैं जो अभाव के समय बने थे, अब हम प्रभाव की स्थिति में हैं। तो समय के साथ हर एक चीज़ को परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए मोदी जी कई दिन से इस दिशा में काम कर रहे थे कि किसान को अपना उत्पाद बेचने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे सैनिटाइज़र की बोतल रखी है, जिसने इसको बनाया उसको ये अधिकार था वो इसे कैसे बेचे और कितनी कीमत पर बेचे और किस स्थान पर बेचे, लेकिन किसान अपनी फसल को कहाँ बेचे इसके लिए स्वतंत्र नहीं था, कैसे बेचे उसके लिए भी स्वतंत्र नहीं था। बेचने जाना है तो उसे मंडी में ही जाना पड़ेगा, मंडी में 10 लाइसेंसधारी है तो उन्हीं को बेचना पड़ेगा। वो लाइसेंसधारी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये किसान के साथ विडंबना थी और इसके कारण किसान को शोषण का शिकार भी होना पड़ता था। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मंत्रिपरिषद में विचार करके एक तो ये ट्रेड एक्ट, दूसरा मूल्य आश्वासन के लिए एक्ट और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, ये तीनों चीज़ें पारित की। अब ये ट्रेड एक्ट के मामले में कई बार लोग बोलते हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, तो मैं उन लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस एक्ट से राज्य की मंडी समाप्त नहीं होगी, मंडी पर राज्य का अधिकार समाप्त नहीं होगा। यह एक्ट किसान को ये अवसर प्रदान करता है कि वो अपना उत्पाद मंडी में अगर अच्छी कीमत मिलती है तो मंडी में बेचे और मंडी के बाहर भी उसे अच्छी कीमत मिलती है तो बाहर भी बेच सके। इस एक्ट में ये प्रावधान भी किया गया है कि मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा उस ट्रेड पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस एक्ट के तहत जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के साथ वो खरीद कर सकता है। उसको किसान से खरीदने के बाद तत्काल भुगतान करना होगा। अगर प्रक्रिया में समय लगता है तो वो समय अधिकतम 3 दिन का होगा और 3 दिन में उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। और अगर किसी प्रकार की भी किसान के साथ दिक्कत होगी तो उसके लिए प्रावधान इसमें किसान का संरक्षण हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, यह पर्याप्त मात्रा में किया गया है। कहने का आशय यह है कि यह एक्ट किसानों को आज़ादी देने वाला है। किसान इस एक्ट के माध्यम से उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। इससे किसानी के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा, सरकारी निवेश बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा
और वैल्यू चेन स्थापित होगी और इससे निश्चित रूप से गांव की और कृषि की और किसान की ताकत बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और आपने साफ कर दिया कि फेडरल स्ट्रक्चर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी परेशानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए रही, जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उसके लिए रही। आगे रेम्युनरेटिव प्राइसेस मिले क्योंकि मार्केट की कमी, प्राइसेस की कमी, ये बहुत बड़ी मुश्किल रही। आगे सरकार इसके लिए क्या रास्ता देखेगी? नहीं, कोविड के दौरान निश्चित रूप से फूल और फल के किसानों को नुकसान हुआ। फलों के लिए तो हम लोगों ने MIS स्कीम लागू कर दी थी। कुछ फल के किसानों ने राज्यों के साथ मिलकर उसका फ़ायदा उठाया होगा। फूलों के लिए हम लोगों ने राज्यों को कहा था कि वो असेसमेंट करके अपना मेमोरेंडम भेजें। नियमतः जो मदद ऐसे किसानों की जा सकती है वो हम करेंगे, लेकिन आने वाले कल में ये दिक्कत ना आए इस दृष्टि से सरकार भी चौकन्नी है। और वो परिस्थिति इसलिए भी खड़ी हुई कि कुल मिला के उस समय आवागमन के साधन बंद हो गए। यद्यपि फल की आवाजाही पर, सब्जी की आवाजाही पर, खाद्यान्न की आवाजाही पर, दवाइयों के बिक्री के लिए, खाद बीज पेस्टिसाइड की बिक्री के लिए, दूध के लिए, ये सब अनुमतियां थीं, लेकिन लोग उस समय भयभीत हो गए और ट्रांसपोर्टर गाड़ी छोड़ के भाग गया, ड्राइवर नहीं मिल रहा था, तो इसके कारण तकलीफ़ हुई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर, आने वाले समय में ये संकट के बादल छटेंगे और हमारे किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। सर, लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोरोना से लड़ेंगे और उसके बाद पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की बात हो रही है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। किस तरह से आप देखते हैं जो कोरोना के बाद का जो हमारा जीवन होगा उसमें एग्रीकल्चर किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, गांव की और गरीब की और किसान की ताकत बहुत अलग प्रकार की है। यह सच है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए देश की कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और मुझे लगता है कि इसके अनुसार हमको ढालना भी होगा अपने आप को। और अभी भी आप देख रहे हैं तो दलों के काम, ऑफिसों के काम, कॉरपोरेट सेक्टर के काम के तरीके बदल गए हैं। ज़्यादातर बड़ा काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जा रहा है, कम लोग आएँ, दूर दूर रहकर काम करें। ये कोविड संकट का ही परिणाम है कि मेरे यहाँ आपको सैनिटाइज़र दिखाई दे रहा है, नहीं तो सैनिटाइज़र यहाँ होता ही नहीं। चाहे कैसी भी सुरक्षा की बात कही जाती, लेकिन नहीं होता। लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। दैनंदिन जिंदगी में भी बदलाव आ रहा है, कार्य पद्धति में बदलाव आ रहा है, धंधों में भी बदलाव आ रहा है और उसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो परंपरागत रूप से बहुत सशक्त हैं। अभी भी आपने देखा कि लॉकडाउन था, फिर भी किसानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। बम्पर पैदावार हुई, पिछले बार से ज़्यादा हुई, पिछले बार से ज़्यादा खरीद हुई। ग्रीष्म ऋतु की बुआई पिछले बार से 45% अधिक हुई। तो कृषि के क्षेत्र पर और गांव के व्यवहार पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और गांव के लोगों ने अपने आप को वायरस से भी मुक्त रखा। थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है तो बाहर के जो अपने उनके परिवार के लोग आ रहे हैं उनसे संक्रमण आ रहा है, लेकिन गांव पूरी तरह संक्रमण से मुक्त रहे इस लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन गांव की गतिविधियां भी संचालित होती रहीं। तो ये जो गांव की अपनी ताकत और व्यवहार है, तो गांव अपने आप को उससे ढाल लेता है। कोरोना वायरस के संकट में सावधानी बरतना ये गांव के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। गांव के लोगों को अगर पीपल की रक्षा करना है तो पीपल की पूजा शुरू कर देते हैं, तो कोई भी पीपल को हाथ नहीं लगाता। तो इसी प्रकार से
गांव के लोग पूरा अवेयर हैं और गांव के लोग इस बात को समझ रहे हैं और गांव में आज मनरेगा का काम हो रहा है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ग्रामीण सड़क बनाई जा रही है, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जगह जगह सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी भी इस दिशा में वर्क कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि ये वायरस का संकट तो है, लेकिन इस संकट से डरने की ज़रूरत नहीं है, इस संकट से लड़ने की ज़रूरत है और पर्याप्त सावधानी हमें रखनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एडवाइजरी है उसका पालन करना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए और इस वायरस से खुद भी बचें और दुनिया को भी बचाएं और चलते हुए देश को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में जुटे रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने कि संकट से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन तोमर जी, अब क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, शहर छोड़कर लोग वापस अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकना है और उससे भी बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पर उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना। मनरेगा के लिए आपने एलोकेशन बढ़ाया, और क्या रास्ते हो सकते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए, दरअसल क्या है कि जो माइग्रेंट लेबर का विषय है, ये विषय निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में तो चिंतित करने वाला है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति घर लौटा है और ये ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद लौटा है। जो व्यक्ति इस समय आया है, ये व्यक्ति भी 2 साल में 2 बार तो अपने घर आता ही था जी, और ये उस गांव का नागरिक ही है, उस गांव का वोटर ही है, उस गांव में लिस्टेड है, इसका आधार कार्ड वहीं से बना हुआ है। तो ये कोई पराया व्यक्ति आ गया ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। ये गांव के व्यवहार में रचा बसा व्यक्ति है, गांव को और गांव की आवश्यकताओं को, गांव की क्षमताओं को पहचानता है और ये सक्षम भी है, स्किल्ड भी है और ये गांव से अधिक इसको दूसरे स्थान पर पैसा मिल सकता है। तो इसलिए अपनी आय में वृद्धि करने के लिए बाहर गया था और मैं इसे अच्छा संकेत मानता हूँ। किसी भी देश में भूख से पलायन हो यह शर्मनाक है, बिल्कुल। लेकिन मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि 130 करोड़ के इस देश में भूख से पलायन एक भी नहीं होता। हमारे यहाँ जो सरकार की व्यवस्था है उसमें कहीं भी भूख के कारण पलायन नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि करने के लिए, अपने और समृद्धि बढ़ाने के लिए और उसको स्किल का अच्छा पैसा मिल सकता है, उसके लिए बाहर जाता है, तो मैं इसे अच्छा ही मानता हूँ। अब संकट का समय है तो संकट के समय सबको लगता है अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से उन लोगों का जो मानवीय स्वभाव है वो हम लोगों जैसे ही है। उनकी जगह हम होते तो हम भी यही सोच रहे होते। तो वो लोग सब घर में आए हैं, उनका स्वागत भी है और मैं समझता हूँ गांव के साथ वो पूरा एडजस्ट भी कर रहे हैं। जहाँ तक काम का सवाल है तो निश्चित रूप से अब गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं, तो गतिविधियों में वो संलग्न होंगे तो उनकी आय बढ़ाने में भी वो सफल होंगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के कामकाज को मोदी जी ने इसीलिए लॉकडाउन 3 में खोल दिया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का काम शुरू हो गया था, मनरेगा को इजाज़त मिल गई थी, प्रधानमंत्री आवास को इजाज़त मिल रही थी काम करने की, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे थे और हमारा ग्रामीण क्षेत्र की जो इंडस्ट्री थी उनको भी खोलने की इजाज़त दे दी गई थी। अभी मनरेगा में आप देखते हैं कि अभी हम लोग इस बार बजट में 61,000 करोड़ रुपया प्रावधान किए थे। इस संकट को देखते हुए कि भाई गाँव में अगर एकदम वैकल्पिक रोजगार की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन दिया। अब मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें 1,01,500 करोड़ रुपया खर्च होगा एक साल में, और मनरेगा में अभी हम 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं राज्यों को। 29,000 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया है। अभी तक 37 करोड़ मैंडेज सृजित हुए हैं। 5 करोड़ लोगों को लगभग जॉब ऑफ़र
किया जा चुका है। ये पिछले 19 के जून में देखें तो 20 के जून से तुलना करें तो ये 40% अधिक है, और बाकी भी जो काम काज है वो भी खुल रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को हमेशा आशावान रहना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की ज़रूरत है, और इसलिए ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि जो व्यक्ति गांव में आ गया तो अब इतना घबरा जाएगा कि वो कहीं दूसरी जगह काम करने ही नहीं जाएगा। तो घबराने वाला तो घर में ही रहेगा, लेकिन जिसे काम करना है यहाँ करना है तमिलनाडु में करना, तो काम है। जहाँ काम करना है वहाँ सुरक्षा की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। और हमारे देश के लोग जानकार हैं, घर से निकल के 2000 किलोमीटर दूर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो असहाय नहीं हैं, वो क्षमतावान हैं, पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, परिश्रम करते हैं, तभी अधिक पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते तोमर जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, किस तरह से देखते हैं? 1 साल दूसरे कार्यकाल का बहुत ही धमाकेदार रहा। हम लोग बहुत छोटे थे तब से ये नारा लगाते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। बीच में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ रहीं कि हम लोग सरकार में आए, सरकार के नज़दीक आए, तो लगता था कि ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन उस समय बहुमत नहीं होता था सरकारों के पास। मैंडेट के अभाव में हम वो काम नहीं कर पाए। लोग कहते थे कि वोट के लिए धारा 370 की बात बीजेपी करती है, लेकिन मोदी जी ने वोट के लिए नहीं किया, और वोट के लिए करते तो 2018 में उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि 19 में चुनाव था। लेकिन बीजेपी ने हमेशा ये कहा कि हमारे लिए धारा 370 देश का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। राम मंदिर का विषय आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। और इसलिए दूसरा जब कार्यकाल आया तो दुनिया भर के जो गैप्स पड़े हुए थे उनको भरने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज देश में धारा 370-35 से समाप्त हो गई है। कश्मीर के दलितों को और बाकी भाइयों को अपना अधिकार मिल गया है। कश्मीर को पूर्ण आज़ादी मिल गई है। जो कानून कश्मीर को भारत से अलग करता था वो अब अलगाव समाप्त हो गया है। भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है, ये कागज़ पर तो कहा जाता था, लेकिन व्यवहार में अनुभव नहीं आता था। व्यवहार में भी अनुभव आ रहा है। राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून आ गया है। जनरल कास्ट के लोगों को 10% आरक्षण की सुविधा भी दी गई है। ऐसे तमाम सारे रिफॉर्म इस वर्ष हुए हैं, और लगातार कृषि का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों को सृजित करने वाला क्षेत्र हो, इस पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस साल में काम किया है। और कोविड के दौरान निश्चित रूप से काम की गति तो थमी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनके साहसपूर्ण निर्णय लेने की जो क्षमता और उनके कठोर संकल्प, उसका परिणाम है कि कोरोना वायरस के सामुदायिक विस्तार को रोकने में वो देश में भी पूरी तरह से सफल हुए। और इस दौरान भारत की साख दुनिया भर में बढ़ी। हम दुनिया के लिए मददगार देश बने, और भारत में जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई उस रणनीति का अनुसरण अनेक देशों में हुआ। और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब वायरस का संकट हमारे यहाँ आया था तो इससे निपट पाए, इसके लिए हमारी हेल्थ फैसिलिटी तैयार नहीं थी। इसी बीच में सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को तैयार किया गया। उस समय एक ही सैंपल टेस्ट के लिए लैब हुआ करती थी, आज 200 से अधिक लेबोरेटरी बन गई हैं। 12,000 से अधिक सेंटरों पर सैंपल टेस्ट हो रहा है। आज हज़ारों बेड अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे छोटे से छोटे अस्पताल में मौजूद हैं। हर अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न हुआ है, और यही कोशिश है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो देश उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मोदी जी की दूरदृष्टि का ही परिचायक है कि जो उन्होंने सामुदायिक विस्तार को सिर्फ रोका ही नहीं
हेल्थ फैसिलिटीज को भी बढ़ाया, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ति किया और देश को इस कठिन संघर्ष में जो तैयारी होनी चाहिए उस तैयारी को कराने में उन्होंने एक बड़ा योगदान किया है। और राज्यों ने भी इस मामले में बहुत गंभीरता का परिचय दिया और सब लोगों ने इस वायरस को रोकने में मदद की है। इसके लिए मैं मोदी जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने पर उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि आगे भी हम इस पर ऐसे ही नियंत्रण पा सके। तोमर जी, आपने हमसे बात की, सारी जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू।